हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य और एक नए रहस्य के बारे में जानेंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता रही है। राखीगढ़ी के नाम से यह चर्चित है। इसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस सभ्यता के अंदर किन किन बिंदु किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों को हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो आगे एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक ज्ञान के बेस पे भी हम इसमें उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हाँ, एक नॉर्मल नॉलेज के बेस पे से हम उसको समझ सकें। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे इसमें। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल रहा है। यहाँ क्या इसकी विशेषता रही, क्यों ये उनमें गिना जाता है। यह प्रेजेंट में जो है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। और इसके ऐसे तथ्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये कितने पुराने नगर हैं, कितने हज़ार साल पुराने थे। और आगे देखेंगे कि इनके जो नगर नियोजन व्यवस्था रही है वो किस प्रकार से थी, किस प्रकार से ये लोग इस नगर में रहा करते थे। इनके घरों के आकार को जानेंगे, सड़कों को जानेंगे कि किस प्रकार बनाई गई थी, यहाँ जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, हर चीज़ पे चर्चा होगी। आगे डीएनए शोध से इतिहास को नई जो दिशा मिली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज तक के सभ्यताओं में सबसे ज़रूरी गिनी जाती है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, इस पर चर्चाएं करेंगे। और अनेक महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष जो मिले उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो समय न गवाते हुए हम आगे चलेंगे। विश्व के प्रमुख हड़प्पा स्थलों में जो शामिल है राखीगढ़ी, उसके बारे में जानेंगे। ये जो स्थल रहा है राखीगढ़ी, इसकी खोज किसने की थी। सर्वप्रथम पॉइंट यहाँ से बनता है, एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सबसे पहले बनता है यहाँ से कि राखीगढ़ी की जो खोज हुई 1963 से 64 में हुई थी। और फिर ये जो पुरातात्विक स्थान रहा था, इसका सर्वेक्षण किसने किया, तो इसका जो उत्खनन किया गया था वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा किया गया था। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो कहता है अब तक कई चरणों में उत्खनन कार्य यहाँ पे किए गए हैं, जो कि 1997 से अब तक के साक्ष्यों को अपने अंदर समेटे बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं कि उत्खनन से नगर की विशाल नगर योजना के बारे में हमको पता चला। वहाँ के मकान, सड़कें, नालियाँ और कुएं भी हमको देखने के लिए प्राप्त हुए थे। कुछ इस प्रकार से लोग वहाँ पे अवशेषों को इकट्ठा कर रहे थे। जो ज़रूरी पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से बनता है कि विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, मन के मुहरें और मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में कौन सी ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे कलाकृत, मन के मुहरे, मिट्टी के बर्तन, तांबे और औजार मिले। तो वहाँ पे राखीगढ़ी का भी हम नाम लेंगे। बाकी सभ्यताओं में भी ऐसे कई सारी वस्तुएं मिली हैं, तो उनके भी नाम इसमें शामिल होते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो उत्खनन हुआ था, उत्खनन में प्राचीनतम अनाज जो मिले, गेहूँ, जौ, चना के प्रमाण भी प्राप्त हुए थे। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। अगला पॉइंट जो हमारा बनता है, राखीगढ़ी जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको हम बनाएंगे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी सभ्यताएँ थी उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान इसको दिया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये जो स्थान है मैप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको नियोजित किया गया। राखीगढ़ी स्थान जो कि जिला हिसार हरियाणा में स्थित है। आगे ये जो सभ्यता रही है हमारी प्राचीन धरोहर सिंधु घाटी सभ्यता का गौरवशाली नगर मानी गई है। और ये जो सभ्यता है इसमें कुछ बहुत जो ज़रूरी चीज़ नाम के अर्थ में देखी जाती हैं। यहाँ पे राखीगढ़ी जो है, वहाँ पे राखी शब्द का अर्थ संरक्षित या सुरक्षित ऐसा माना गया है हमारे द्वारा। अगला जो हम पॉइंट इसमें दिए, गढ़ी का अर्थ जो हमने माना प्राचीन टीला या किले जैसी संरचना को हम गढ़ अक्सर बोला करते हैं, तो हमने इसे गढ़ी उपाधि दी। तो राखीगढ़ी कुछ इस प्रकार से बनी। कहीं कहीं ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि राखीगढ़ी में राखी और गढ़ी शब्द का क्या मतलब है, तो ये हम समझेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है, इस प्रकार राखीगढ़ी का अर्थ संरक्षित प्राचीन टीला या किला बनता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे,
जो कि नॉलेज के बेस पर और एग्ज़ाम के बेस पे दोनों में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन का योगदान कैसा रहा, तो लोग खेती भी किया करते थे कुछ इस प्रकार से, गेहूँ, मक्के, जौ, मटर, तिलहन जैसे चीज़ों का भी उपयोग हुआ करता था। यहाँ पे जो गेहूं था वो प्रमुख अन्न इनका माना जा सकता है। खेती के लिए जो जल की व्यवस्था होती थी वो वर्षा और नदियों के जल का उपयोग यहाँ पे किया जाता था। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से। और यहाँ अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भंडार करने के पात्र भी हमको देखने के लिए मिले। भंडारण पात्र कुछ इस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें तो अभी वैसे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिला, लेकिन अपना चौथा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अनाज के स्टोर के लिए बड़े बड़े भंडारण पात्र हमको देखने के लिए मिले। अगला पॉइंट जो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो पशुपालन रहे हैं वो किस प्रकार से थे। यहाँ पे तो आप पशुओं को इस प्रकार से देख सकते हैं, बाड़ा बना के रखा गया रहा था। जैसे बैल का जो प्रयोग यहाँ पे होता था वो कृषि और परिवहन के प्रमुख साधन थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। गाय जो थी उसको, गाय और भैंस का प्रयोग जो होता था दूध तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए किया जाता था इस सभ्यता के द्वारा। और भेड़ और बकरियां जो थीं तो भेड़ का उपयोग ऊनी वस्त्र के लिए होता था, दूध मांस का भी प्रयोग होता था, और बकरी जो थी उसका दूध और मांस के लिए प्रयोग किया जाता था। कुत्ता जो था वो सुरक्षा और साथी के रूप में भी काम किया करता था। शिकार पे जब ये जाते थे तो इनके साथ वो जाता था और अहम भूमिका निभाता था वहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको मिल जाती है। ये जो सभ्यताएँ रहीं ये कृषि और पशुपालन राखी गढ़ी की अर्थव्यवस्था का आधार थे, यानी ये प्रमुख थे राखी गढ़ी की, एक तरीके से बैकबोन मान सकते हैं इसको। आगे देखेंगे इस सभ्यता के बारे में कि ये जो राखी गढ़ी सभ्यता रही यहाँ पे नगर नियोजन कैसा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं कि राखी गढ़ी जो है ये नगर योजना सुनियोजित और उन्नत थी, यानी सबसे अच्छी नगर योजना हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। इस नगर में 2 भागों में इसको विभाजित किया गया था, जहाँ पे ऊंचा भाग गढ़ी और निचला भाग जो था वो उसको निचले भाग के ही नाम से जाना, निचला नगर जाना करते थे। यहाँ पे जो सड़कें हमको देखने के लिए मिली इस प्रकार से, ये जो इनकी सड़कें थी ये समकोण थी और इनकी दिशाओं पे भी विशेष ध्यान दिया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के कालीन जो सभ्यताएं रही हैं उनमें सड़कों की जो दिशा थी वो किस प्रकार से थी, तो वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में सीधा एवं समकोण पर विभाजित किया करती थी। आगे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया था ऐसे आवासों को बनाने के लिए, तो यहाँ पे पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था और उनका एक मानकीकृत अनुपात भी देखने के लिए हमको मिलता है, जो 1:2:4 के अनुपात में किया गया था। इनके जो आवासीय व्यवस्थाएं थी वो सार्वजनिक भवनों का स्पष्ट विभाजन था। इस योजना से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग संगठित विकसित समाज के लोग थे। अब ये जो सभ्यता थी, जो ऊंचा भाग था यहाँ का गढ़ी था, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अनाज भंडार, प्रशासनिक भवन, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी जो कि काफ़ी सुरक्षा प्रदान की जाती थी इसको। और निचला जो भवन था ये वहाँ के आम लोगों के लिए बनाए गए थे, यहाँ पे प्रशासनिक लोगों का निवास होता था। ऐसा कई सभ्यताओं में देखा गया, तो उसी के आधार पर इस सभ्यता पे भी हम ऐसा मानते हैं। जैसा हम कालीबंगा में, धौलावीरा में, लोथल में, ये सब में हमने देखा। इन सभी पॉइंटों पे हमने वीडियो बनाया हुआ है धीरे धीरे, तो ऐसे सारी वीडियो को आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, उसको देखिएगा। राखी गढ़ी की जल निकासी व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से है, तो यहाँ पे जो जल निकासी व्यवस्था थी वो उन्नत किस्म की थी, अत्यंत विकसित थी। ऐसा मान सकते हैं कि ये जो जल निकासी व्यवस्था थी यहाँ पे देखने से पता चलता है कि सड़क के बीच में नालियाँ थी जो कि शायद हो सके हर घर से जुड़ी हुई हो, और इसमें एक पिट भी बनाया जाता था। जो ये पिट था वो इसको साफ़ करने का काम किया जाता था, यहाँ से कचड़े निकाले जाते थे उसके, और ये सड़कों के किनारे ढकी हुई संरचना में पाई गई थी, यानी स्वच्छता का प्रमुख ध्यान दिया गया था। अब आगे पॉइंट में हम देखते हैं कि घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी था वो पक्की नालियों के द्वारा मुख्य नालियों में जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी, उन पर ढक्कन लगाए गए थे। समय समय पर साफ़ सफाई निरीक्षण कुंड भी यहाँ पे बनाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। निरीक्षण कुंड यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलते हैं नालियों के साफ़ होने के लिए। मुख्य नालियाँ जो थी वो नगर से बाहर निकलकर
जल को दूर लेकर जाया करती थी। इस व्यवस्था से नगर साफ सुथरा और जल जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान किया करता था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। अगला फैक्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगले तथ्य के बारे में, तो ये कहता है कि सिंधु सभ्यता एक विशालतम नगर माना गया। यहाँ पे मिट्टियों के बर्तन जो देखे गए, ये राखी गढ़ी में सबसे बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन हमको प्राप्त हुए थे। ये बात याद रखेंगे कि इससे पहले जितनी सभ्यताएं हमको मिली हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान समकालीन, उसमें बहुत अधिक मात्रा में हमको मिट्टी के बर्तन नहीं मिले। अगर सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो वो राखी गढ़ी में ही हमको देखने के लिए मिले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ऐसी कौन सी सभ्यताएँ थी जहाँ पे हमको सर्वाधिक मिट्टी के बर्तनों को देखने के लिए मिलता है। तो उसका आंसर होगा राखी गढ़ी। आगे पॉइंट हम अगर देखेंगे कि अधिकांश बर्तन जो थे वो लाल रंग के थे जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। तो इस प्रकार चित्रकारियाँ की गई थी, कुछ में जाली नुमा चित्रकारी की गई थी, कुछ में पशु चित्रकारी की गई थी, कुछ में पत्तियों की कलाकृतियाँ बनाई गई थी, कुछ में जानवर बनाए गए थे। तो इस प्रकार से इन पे ढेर सारे डिजाइनों का भी प्रयोग किया गया था। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की कलाकृतियाँ इनके ऊपर की गई थी। किस प्रकार के बर्तन यहाँ पे पाए गए थे, तो घड़े, कटोरे, थालियाँ, भंडारण पात्र कुछ प्रमुख रूप से हमको देखने के लिए मिले। और आगे अगर हम इसमें देखें तो मिट्टी के जो बर्तन थे वो भट्टी में पकाकर तैयार किए गए थे जो कि मजबूत हो चुके थे। अगला पॉइंट जो हमारा कहता है इनका उपयोग अनाज, पानी और खाद्य पदार्थों के भंडारण में होता था। बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियाँ और प्राकृतिक डिजाइन बनाए जाते थे जिससे वो सुंदर दिख सकें। आगे इनका उपयोग घरेलू एवं धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट जो कहता है कुछ बर्तन दफन की प्रथा में भी उपयोग किए गए थे। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम मान सकते हैं। आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि इनकी जो दफन की व्यवस्थाएं थी वहाँ पे लोग अनेक प्रकार के बर्तनों में आभूषण, रत्नों को रखकर उनके साथ दफनाया करते थे। ऐसा मानते थे कि बाद में वो उनका प्रयोग करेंगे। इन सभ्यताओं में जो उन्नत कला देखने के लिए मिली वो कुम्हार कला मिली। उसके प्रमाण हमको यहाँ पे सर्वाधिक देखने के लिए मिले। राखी गढ़ी के मिट्टी के बर्तन उस समय की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाते हैं। आगे अगर हम इसमें देखें तो हमको ये देखने के लिए मिलता है आभूषणों की जो खोज हुई थी राखी गढ़ी के अंदर, तो अनेक प्रकार के आभूषण हमको यहाँ से प्राप्त हुए थे देखने के लिए। इनके जो आभूषण थे उसमें मनके हमको सर्वाधिक देखने के लिए मिली। मनकों की मालाएं हमको देखने के लिए मिली। सोने और चांदी के आभूषण के भी हमको प्रमाण देखने के लिए यहाँ पे मिले। और अनेक प्रकार के जो शंख से बनी चूड़ियाँ हमको देखने के लिए मिली, आभूषण प्राप्त हुए। तांबे और कांच के आभूषण मिले। महिलाएं जो थी यहाँ पे महिलाएं, पुरुष और बच्चे ये तीनों लोग आभूषण धारण किया करते थे। ऐसा माना जाता था कि जितना अधिक आभूषण होगा उतना अधिक इनका समाज में ऊंचा स्थान था। ऐसी मान्यताएं हमको मानने और देखने के लिए इस सभ्यता के अंदर मिली। अगला पॉइंट जो कहता है हमारा कि इस सभ्यता के अंदर कोई आभूषण विदेशी व्यापार से जुड़ा होने के जितने भी मतलब यहाँ पे आभूषण मिले हैं वो आभूषणों में कई आभूषण विदेशी व्यापार को प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ से बहुत सारे विदेशी व्यापार किए गए हैं। आगे देखते हैं कि राखी गढ़ी के आभूषण हड़प्पा सभ्यता के उन्नत शिल्पकार और समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। आभूषणों को हम यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर में कि इस प्रकार से इनके आभूषण रहे हैं। मालाएं इस प्रकार से इनकी हुआ करती थीं और शंख की चूड़ियाँ इस प्रकार से बनाए गए थे। सोने के आभूषण कुछ ऐसे हुआ करते थे। चांदी के आभूषणों का प्रयोग था। तांबे के उपयोग थे। अंगूठी और मनके इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आगे पॉइंट में हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है इनकी लिपि, जिस पे आज भी बहुत सारे अपवाद हुए हैं। ये राखी गढ़ी में जो लिपि है वो सिंधु लिपि वाली अनेक मुहरें हमको प्राप्त हुई हैं यहाँ से। तो हम मान सकते हैं कि इनका व्यापार भी वहाँ से रहा होगा। सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो राखी गढ़ी में भी इस प्रकार से जो ये हमको लिपियाँ देखने के लिए मिली हैं, इन लिपियों को आज तक नहीं पढ़ा गया है। इनको पढ़ा नहीं, ऐसा मान सकते हैं कि 400 अक्षरों की ऐसी लिपियाँ हमको इन सभ्यताओं के अंदर देखने के लिए मिली हैं अलग अलग प्रकार के चित्रों में। यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं कि जो यहाँ पे लिपियाँ मिलती हैं वो अपठित लिपि ही में हमको देखने के लिए मिली है।
इसको पढ़ा नहीं गया है। लिपियाँ किस प्रकार से होती थी, तो यहाँ पे जो लिपियाँ थी वो चित्र के रूप में भी हमको प्राप्त हुई हैं। कई प्रकार के चित्रों के रूप में इस लिपि को लिखा गया था। अगला पॉइंट हम यहाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा, हम देखेंगे इसको ध्यान से कि यहाँ की जो लिपियाँ थी वो अपठित थी। ऐसा हम नहीं करेंगे कि पठित लिपि यहाँ पे प्राप्त हुई, उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पे जो लिपि थी वो मुख्यतः मुहरों, ताम्र वस्त्रों और मृदभांडों पर ही हमको देखने के लिए मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लिपियाँ किस प्रकार के धातुओं पे हमको मिलती थी, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे जितनी भी हमको लिपियाँ देखने के लिए मिली हैं वो मृदभांड, टूटे फूटे बर्तनों में देखने के लिए मिली हैं, सिक्कों पे देखने के लिए मिली हैं, ऐसी जगहों पे देखने के लिए मिली हैं जिसमें। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बनता है कि अधिकांश लेख बहुत छोटे थे, जिनमें 4 से 10 चिन्ह ही हुआ करते थे, कुछ इस प्रकार से जैसे सिक्कों या मुहरों के ऊपर होते थे, ऐसे इस प्रकार से। तो इसका विशेष ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अधिकांश जो विद्वान इसमें थे इसे दाएं से बाएं लिखी मानते हैं। तो एक पॉइंट ये भी हम मान सकते हैं कि ये जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता समकालीन जितनी सभ्यताएं रही हैं उनमें जो लिपियाँ प्राप्त हुई हैं वो किस दिशा में लिखी गई हैं। तो ये हम बताएंगे कि वहाँ पे दाएं से बाईं ओर लिखी जाने की मान्यता अभी हम लोग ऐसा मानते हैं। मुहरों पर पशुचित्र और लिपि तथा साथ साथ पशुचित्र और लिपियाँ ये दोनों साथ में देखने के लिए मिलते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं। आगे, सिंधु लिपि को आज तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं पढ़ सका, बस अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से देखने के लिए मिले हैं। अगला पॉइंट जो हम अपना देखेंगे उसमें ये है कि इस सभ्यता के अंदर धर्म और पूजा से रिलेटेड भी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। ये लोग किस प्रकार से धर्म को मानते थे, किस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करते थे, ऐसे पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मातृ देवी की पूजा यहाँ पे हुआ करती थी, जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में हमको यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसा हम माने कि इस प्रकार से मातृ देवी रही होंगी जो ढेर सारे आभूषण धारण किए हुए थी। पशुपति की आकृति हमको देखने के लिए मिलती है, जब पशुपति जैसी आकृतियों वाली मुहर प्राप्त हुई हैं। ऐसा मानते हैं कि पशुपति जो बैठे थे उनके ऊपर 4-5 जानवरों की चित्र बनाए गए हैं, और जिस आसन पर बैठे थे उनके नीचे 2 जानवरों के चित्र हमको देखने के लिए मिलते हैं। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया है कि उनके नीचे जो जानवर थे वो कौन कौन से जानवर थे, अभी हाल ही की परीक्षाओं में देखने के लिए मिले थे। तो और फिर यहाँ पे देखेंगे कि अग्निकुंड जैसे अवशेष मिले यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि राखीगढ़ी में अग्निकुंड के भी अवशेष हमको देखने के लिए मिले। अग्नि पूजा के प्रमाण हमको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन, या ऐसे पूछ सकता है कि कालीबंगा या लोथल और फिर राखीगढ़ी, इन तीनों स्थानों में से किन स्थानों पर अग्नि पूजा के प्रमाण हमको देखने के लिए मिले। तो ध्यान देंगे, इन तीनों स्थानों पर हमको अग्निकुंड, अग्निवेदियाँ देखने के लिए मिली हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पीपल हम देखेंगे, पीपल जो है यहाँ पे वृक्ष की पूजा की जाती थी, उसके प्रमाण हमको देखने के लिए मिले हैं। मृदभांड के चिन्ह भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि प्रकृति देवी या वृक्षों की पूजा की यहाँ पे अवधारणा रही है। आगे देखें कि यहाँ पे लिंगाकार पत्थर और योनि पीठ जैसे अवशेष भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो इनकी धर्म और निष्ठता को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। ओम प्राकृतिक शक्तियों की पूजा प्रचलित थी, ऐसा मानते हैं कि ओम जैसे प्राकृतिक शक्तियाँ यहाँ पे उस टाइम उसका प्रचलन था। ये लोग ऐसी चीज़ों को मानते थे, उनमें इनकी आस्थाएं थीं जो कि आज तक चली आ रही हैं। दफन की जो प्रथा रही है इस सभ्यता के अंदर, तो राखीगढ़ी में शव को दफनाने की प्रथाएं भी पाई गई हैं कई प्रकार की। राखीगढ़ी में जो शव थे वो सीधे पीठ के बल अथवा कभी कभी घुटनों से मोड़कर भी लिटा दिए जाते थे, ये भी देखने के लिए मिलते हैं। शव के साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें कई सारे आभूषण और रत्न देखने के लिए हमको मिल जाते हैं। कुछ दफन उत्तर दक्षिण दिशा में पाए गए हैं, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि दफन को लेकर भी इनके अंदर कुछ दिशाओं के बारे में रहा होगा कि इसको इस दिशा में नहीं उत्तर दक्षिण में रखेंगे, पूर्व पश्चिम में नहीं रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है, पूछता है क्वेश्चन कि राखीगढ़ी में दफन की प्रथा में जो मृत शरीर थी उसको किस दिशा में उसका सर रखा जाता था, तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में हम मान सकते हैं। कब्रों के ऊपर कभी कभी मिट्टी का टीला भी बना दिया जाया करता था।
यह प्रथा हड़प्पा सभ्यता की उन्नत सामाजिक मान्यताओं को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि ये लोग इनके जो अंतिम संस्कार हुआ करते थे उसको काफ़ी प्राथमिकता देते थे ये लोग। और यहाँ पे धार्मिक रीतियों को प्रदर्शित करती हैं। आगे का जो पॉइंट हमारा है वो ये दर्शाता है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किस प्रकार से ये सभ्यता अंत की तरफ गई। हमने इस सभ्यता के बारे में कई सारी चीज़ें देखी, कैसे नगर थे, किस प्रकार की आभूषण वस्तुएं हमको मिली, कैसे कैसे उपकरणों का प्रयोग किया गया था, खेती कैसे की गई थी, कौन कौन से प्रमुख चीज़ें मिली। अब इसके पतन के कारणों के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये जो सभ्यता रही है ये ऐसा मान सकते हैं कि बाढ़ ने हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म कर दिया। हड़प्पा सभ्यता अर्थात ऐसा मान सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही ऐसी सभ्यताएं थीं, तो उसके साथ साथ ये भी ख़त्म हो गई होंगी। आगे पॉइंट जो बनता है, क्या ऐसे भी कोई लोगों ने सोचा और मान्यताएं भी दी कि नदियों का मार्ग बदल जाने से ये नगर जो थे वो उजड़ गए होंगे, क्योंकि नदियां दूसरे रास्तों पे चली गई होंगी। अगला पॉइंट जो हमारा यहाँ बनता है, क्या सूखा और जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख कारण मान सकते हैं। और कभी ऐसा भी हम मान सकते हैं कि भूकंपीय आपदाओं में हड़प्पा नगरों को प्रभावित किया था, राखीगढ़ी को भी प्रभावित किया था। यहाँ पे नगरों का बार बार भूकंप आने से, प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने से ये लोग यहाँ से पलायन किए होंगे। लोग अचानक कहाँ चले गए इसका अभी कोई पुख्ता साक्ष्य हमको देखने के लिए नहीं मिला है। क्या व्यापार बंद होने से सभ्यता कमज़ोर हुई थी, ये भी एक कारण हो सकता है कि व्यापार में हानि की वजह से ये लोग दूसरे स्थान पर प्रवास किए होंगे। कृषि संकट प्रमुख भूमिका हो सकता है, पानी की कमी की वजह से नदियों के मुड़ जाने से यहाँ संकट हो सकते हैं। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत क्यों विवादित माना जाता है, कहीं कहीं ऐसी भी चर्चाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। कई पुरातत्वविदों ने ऐसा भी कहा कि हो सकता है कि यहाँ पे आर्यों का आक्रमण हुआ होगा जिससे यहाँ की सभ्यताओं का नष्ट कर दिया गया। आगे पुरातत्वविदिक जो आज हमको बताते हैं कि आज पतन का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। बस ऐसे ही 8-9 पॉइंटों को जो हमने देखा इन्हीं को सर्वाधिक प्रमाणिकता मिलती है, प्राथमिकता हम देते हैं कि हाँ ऐसे कारण हो सकते हैं। आगे हम देखें, यहाँ से सर्वाधिक बड़े एग्ज़ामों में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और जो बचा हुआ है हमारा, तो ये जो सभ्यता रही है लगभग 1990 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ था। ये समय काल हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अच्छा एक पॉइंट ये भी बच गया, इसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि कई कारणों से धीरे धीरे हुआ था, इसीलिए ये एक्सेप्शन बना हुआ है, आज भी सबके लिए अपवाद का विषय है। आगे एक नज़र में इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, जितना हमने ऊपर पढ़ा इसको वन लाइनर में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये उपयोगी रही हैं और हमारे एग्ज़ाम में उपयोगी रहेंगी। राखीगढ़ी की खुदाई में जो प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे जो सिंधु लिपि वाली अनेक मुहरें हमको प्राप्त हुई थी जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है जो कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, मानव कंकाल जो यहाँ पे मिले थे जिनसे डीएनए का अध्ययन किया गया था। तो सर्वप्रथम ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो हड़प्पा कालीन जहाँ पे डीएनए, मानव कंकाल से डीएनए निकाला गया, तो वो राखीगढ़ी ही मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा बन सकता है, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है यहाँ दफन की प्रथा के प्रमाण भी हमको मिले हैं, यानी कब्र भी हमको देखने के लिए मिले हैं। चौथा पॉइंट कहता है लाल रंग के चित्रित मृदभांड देखने के लिए हमको मिले हैं। ये नहीं भूलेंगे कि यहाँ पे जितने भी मृदभांड मिले हैं उसमें कई प्रकार की चित्रकारी की गई थी, कुछ में पशुओं, कुछ में जालीनुमा, कुछ में घर के आकार थे और विभिन्न प्रकार के मृदभांड थे। और इनमें जो लाल रंग की आकृतियों के अंदर जो कलाकृति की गई थी वो काले रंग से की गई थी। इस बात पर पॉइंटर में नोटिस रखेंगे, नोट करके। पांचवा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान के अवशेष हमको देखने के लिए मिले। सुव्यवस्थित जल निकासी यहाँ पे प्रणाली हमको देखने के लिए मिलती है। सुनियोजित सड़कें एवं गलियाँ मिलती हैं। सड़कें जो थी वो समकोणीय हुआ करती थी और काफ़ी चौड़ी थी। अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो बाट थे वो मानकीकृत बाट थे जिससे हम सामानों को माप तौल किया करते थे। और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हमको परीक्षा की दृष्टि से मिला, यहाँ पे मापने के उपकरण और मानक की इकाइयों के प्रमाण मिले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है
कि किस सभ्यता के अंदर हमको मापने के उपकरण और मानक इकाइयाँ देखने के लिए मिली, तो हम वहाँ पे और इस सभ्यता के बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है, सोने, तांबे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के जो हैं औजार और धातु के उपकरण भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं देखने के लिए। अगला पॉइंट जो है, बैल सहित विभिन्न पशुओं की आकृति वाली मुहरें मिली हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि ये लोग व्यापार में काफ़ी आगे थे, यानी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ऐसी सभ्यताओं से ये लोग आदान प्रदान व्यापार का किया करते रहे होंगे। यहाँ से गेहूँ, जौ के अवशेष भी हमको देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे मनके तथा उनके द्वारा बनाने के कार्यशालाओं के भी हमको प्रमाण देखने के लिए मिले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कार्यशालाएं बनाई गई थी, जहाँ पे मनके बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते रहे हैं। यहाँ से परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, राखी गढ़ी से प्राप्त डीएनए अध्ययन और मानव कंकाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा जो कि हाईलाइटेड है, इसको नहीं भूलेंगे। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा देखने के लिए मिलता आया है। इसमें जितने भी पॉइंट को हमने दिखा, ये सारे पॉइंट एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने इसको एक स्लाइड में एडजस्ट किया। आगे कुछ और भी फैक्ट हम इसमें देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से वन लाइनर में, राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल रहा है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1963 में सूरजभान द्वारा की गई थी यहाँ की खोज, और यहाँ पे जो विस्तृत उत्खनन हुआ था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा किया गया था। राखी गढ़ी से प्राप्त डीएनए के अध्ययन ने सिंधु सभ्यता पर कई जानकारियाँ हमको दी हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु लिपि भी यहाँ से हमको देखने के लिए अनेक मुहरों पर मिली जो कि अपठित रही है। राखी गढ़ी से मानव कंकाल, कब्रें और दफनाने के स्पष्ट प्रमाण भी हमको देखने के लिए मिले। यहाँ से बैल सहित विभिन्न पशुओं के चित्र और मुहरें देखने के लिए मिली मुहरों पर। अनाज के भंडार मिले, मृदभांड मिले, ताम्र वस्तुएं भी हमको प्राप्त हुई। राखी गढ़ी में पकी ईंट से निर्मित भवनों एवं घरों, सड़कों के अवशेष हमने देखे। और यहाँ पे राखी गढ़ी में जल निकासी की उन्नत व्यवस्था को हमने देखा। लंबाई मापने के लिए मानक इकाई स्केल का प्रयोग हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस टॉपिक स्केल को हम हाईलाइट करेंगे। अगला, यहाँ की अवस्थाएं जो रही हैं अर्थव्यवस्था की, वो कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी, इसको नहीं भूलेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है, राखी गढ़ी का जो व्यापार रहा है वो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, ऐसा क्योंकि इसके साक्ष्य वहाँ पे मिले और वहाँ के कुछ धातु और कुछ वस्तुएं हमको इस सभ्यता के अंदर देखने के लिए मिली, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो रही है वो मेसोपोटामिया तक अपने व्यापार को फैलाए हुए थी। अक्सर जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो वो हरियाणा में स्थित है। फिर आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता कालीन किसी नई सभ्यता के बारे में जानकारी को लेके। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।